हेलो दोस्तों 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 दोस्तों। भाई हो ही नहीं रहा है यार, 8-9 दिन से मैंने कैमरे से बात नहीं करी है। और आज बस हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, यहीं तक करते करते बस चुप हो जा रहा हूँ। आगे मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत बार वंबल हो चुका है यार, कितने टेक पर टेक ले रहा हूँ। इतना तो मुझे लग रहा है इतनी देर में कोई मूवी बन जाती, शॉर्ट फिल्म बन जाती। फिलहाल अब इतना बोल ही दिया हूँ तो यहीं से शुरू कर लेता हूँ। क्यों दोस्तों, आप तो अपने भाई हो यार, हमारे तुम्हारे बीच में क्या छुपाना क्या दिखाना। तो भाई कहानी कुछ ऐसी है 18 सितंबर 2023 की। उस दिन हमारे पास आती है हमारी नई नवेली बाइक हंटर 350 की। डिलीवरी लेता हूँ मैं 18 सितंबर 2023 की। ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके और 6 महीने में हमारी हंटर 350 जो चली है भाई, रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी वो भागना चाहती है, कह रही मुझे पहाड़ों पर लेकर के चलो। सांस तो ले लिया करो, खींचते चले जाते हो। तो वो कह रही है मुझसे कि पहाड़ों पर लेकर के चलो। मैंने कहा 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, ले चलेंगे, बहुत जल्द ले चलेंगे। फिलहाल भाई आज की वीडियो का टॉपिक है हंटर 350 का ओनरशिप रिव्यू। और ओनरशिप रिव्यू जो होने वाला है वो बिल्कुल दिल से होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कोई भी ऐसा टेक्निकल फील्ड में जाने वाले हैं नहीं। क्योंकि ओनर जो होता है ना, उसे ज़्यादा चीज़ों से मतलब नहीं होता है कि बाइक में कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से पार्ट्स हैं, क्या चीज़ क्या नहीं। उसको ये होता है कि बाइक रोड पर चलती कैसे है, रोड पर दिखती कैसे है, 4 लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं, सिटी में कैसे चलती है, हाईवे पे कर कैसे चलती है, पहाड़ों पर कैसे चलती है, और नॉन स्टॉप लॉन्ग राइड्स पर कैसे चलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम चलाने के बाद आज आपको बताएंगे। वैसे जब कोई बाइक खरीदता है ना, और स्पेशली अगर वो व्लॉगर हो, तो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के बाद वो ओनरशिप रिव्यू जो है ना वो पटक देता है चैनल पर। क्यों? क्योंकि उसे चाहिए होता है कंटेंट। और हमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए था फील इज इम्पोर्टेंट ब्रो। देखो 11,503 किलोमीटर हो चुकी है हमारी बाइक। और अभी ना टैंक बैग भी लगाया मैंने। टैंक बैग लगाने का मेन रीज़न था कि इधर पे ना मैंने जो भी पॉइंट्स नोट किए हैं जिसके बारे में आपसे बात करनी है तो मुझे दिखता रहेगा, वरना मैं 2-4 पॉइंट अगर भूल गया तो फिर हो चला। और सारा का सारा जो व्लॉग होने वाला है ना वो मोटो व्लॉग स्टाइल में होने वाला है, तो आपको भी देखने में मज़ा आएगा और मुझे भी। ये आखिरी पॉइंट था जहाँ पर मुझे ट्रैफिक मिलेगा। पूरा का पूरा ट्रैफिक जो है वो मैंने चीर फाड़ दिया है। अब मज़ा आएगा, अब मैं आपसे बात करूंगा। और यहाँ पर नीचे जितने भी पॉइंट्स मैंने लिख कर रखे हैं ना, वो सारे पॉइंट्स जो हैं मोस्टली मैंने वीडियोस से लिए हैं, जहाँ जहाँ पर आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बोला है तो वो पॉइंट्स हैं। और एक आधे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने खुद से लिए हैं। तो सबसे पहले है पिलियन लॉन्ग राइड। तो यार पिलियन लॉन्ग राइड की बात करूँ या फिर शॉर्ट सिटी, सबको मैं मिक्स करके बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ ना मोस्टली एक बंदा है जो सबसे ज़्यादा पीछे बैठता है, और उसके साथ जब मैं बाइक राइड करता हूँ ना तो सही बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है मोस्टली सिटी के अंदर कि मैं बाइक को ज़्यादा भगा करके चला सकूँ, ठीक है। और 70 किलोमीटर के आसपास मैंने अपने पापा को बैठा करके राइड करी थी। तो पापा का जो एक्सपीरियंस था वो इतना कुछ खास नहीं था, और उनकी तरफ से तो बिग नो था। मैंने पूछा था कंफर्ट कैसा है, कहते हैं अरे नहीं इसमें मज़ा नहीं आया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो पिलियन के साथ सीन ऐसा होता है ना, ये जो बाइक है इसको जब आप देखोगे तो एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं लगती है, बहुत ही क्यूट सी ये बाइक लगती है। और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है इसका पूरा का पूरा। तो जब पिलियन बैठता है ना तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, पिलियन और आपके बीच में स्पेस नहीं होता, दोनों चपक के बैठते हो। और पिलियन के पीछे भी स्पेस नहीं बचता, और आपके आगे तो बचता ही नहीं बचता। क्योंकि देखो अभी भी बैठा हूँ तो कितना स्पेस रहता है। तो मतलब पूरी की पूरी जो सीट है ना वो कवर सी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब कभी भी ऐसा सिटी में ट्रैफिक लग जाता है, ब्रेकर्स आते हैं, तो वहाँ पर ना थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम सा होता है। एंड सिटी में अगर 10-12 किलोमीटर भी आप चले गए ना पिलियन के साथ तो आपको पेन सा फील होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इतना चपक के बैठा होता है। और हमेशा जो पीछे वाला बंदा है ना, आप बाइक जब चलाते हो तो बाइक का डिज़ाइन ऐसा है जो भी मान लो वो आगे की तरफ पुश होता रहता है हमेशा। अगर आप ऐसा रेस भी बढ़ा रहे हो तो भी वो आगे ही आएगा, आप ब्रेक्स लगा रहे हो आगे आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा टाइम वो आप पर चढ़ा रहेगा। तो ये बाइक जो है, ये लॉन्ग राइड की तो अब बात ही छोड़ दो, जब शॉर्ट राइड में इसमें इतना प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। तो सिर्फ और सिर्फ सोलो राइड अगर आप कर रहे हो
और थोड़ा बहुत जैसे दोस्तों के साथ इधर उधर 2 4 5 10 किलोमीटर जाना है तो ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पिलियन के साथ लॉन्ग राइड लगाना चाहते हो तो मेरी तरफ से बिग नो है, क्योंकि लगेज आप कहाँ रखोगे, बिल्कुल भी स्पेस बचेगा नहीं, ठीक है। सेकंड था बॉडी पेन। तो बॉडी पेन में भाई ने पूछा था लोअर बैक पेन आता है क्या, तो भाई लोअर बैक पेन और शोल्डर पेन ऐसा कुछ आज तक मुझे फील नहीं हुआ। वो जब मेरा ऐसा हैंडल वाला इशू हुआ था ना, तब मेरे को पेन आने लगा था जब मैंने मिट्योर का हैंडल लगाया था। उसके अलावा मुझे शोल्डर, बैक पेन, लोअर बैक पेन ऐसा कोई भी पेन नहीं आया है। इवन मैंने लॉन्ग वन गो में जो डिस्टेंस कवर की थी हाईवे पर वो 170 किलोमीटर की थी। अब 170 किलोमीटर मैंने वन गो पर, एक सेकेंड गाइस, वन गो नहीं स्टॉप हो गया यहाँ पर। तो 170 किलोमीटर मैंने वन गो में जो कंप्लीट किया था ना, उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 40-50 किलोमीटर और स्ट्रेच कर सकता हूँ। सिर्फ रुका इसलिए था कि बाइक यार ज़्यादा ओवरहीट ना हो जाए, बस इस वजह से मैं रुका था। तो सीटिंग पोस्चर जो है स्टॉक हैंडल बार के साथ बेस्ट है अगर आप सोलो राइड कर रहे हो। एंड मैटर हाइट भी करती है, आपकी हाइट कितनी है। मेरी हाइट के हिसाब से भाई मेरे को हैंडल चेंज कराने की नीड नहीं है। मैंने हाइट ऑलरेडी बता चुकी है और इस वीडियो में कुछ नए लोग भी आए होंगे। तो मेरी हाइट है 5'9", तो चलता है। और ये खींच खाच के 5'9" नहीं बता रहा हूँ कि 5'7" या 5'8" है। खींच खाच के बताना हो तो 5'10" बताना चाहिए। 5'9" प्रॉपर हाइट है मेरी गाइस। तो मेरे सीटिंग पोस्चर जो है वो मेरे को परफेक्ट लगता है एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। एंड बॉडी पेन बिल्कुल भी नहीं है। एंड जिनको बॉडी पेन का इशू आ रहा है वो मे भी सीटिंग पोस्चर की वजह से आ रहा है। तो आपकी हाइट अगर कम है या फिर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा हैंडल बार, राइज़र, सीट, इनकी पोजीशन जो है वो चेंज करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हीट। अब भाई देखो हीट का सिनेरियो ऐसा है ना कि कभी कभी बाइक जो है मैं घर से निकालता हूँ 1 से 2 किलोमीटर में भी इतना ज़्यादा हीट करने लगती है, पता नहीं कैसे और क्या इसके पीछे लॉजिक रहता है। और उसमें ना मैं स्ट्रेच करता हूँ मतलब 30-40 किलोमीटर। मतलब मैं पास की एक किराना शॉप तक भी गया ना तो ऐसा लगने लगता है अरे इतनी हीट क्यों कर रही है। अगर लॉन्ग राइड की बात करूं तो हीट तो होती है भाई, हीट थी, लेकिन फील नहीं होती है। जब तक आप बाइक चलाते हो ना तो बाइक का हीट जो है वो आपको पता नहीं चलता क्योंकि हवा चलती रहती है। एंड आप राइडिंग गियर्स पहने होते हो, मैं जीन्स पहना होता हूँ एंड उसके ऊपर नी गार्ड होता है, फिर ऊपर जैकेट वगैरह होती है। तो मुझे कभी भी ऐसा, जब लॉन्ग राइड किया था मैंने 33 आवर्स में मैंने 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, तो उसमें ना मेरे को बिल्कुल भी ऐसा प्रॉब्लम फील नहीं हुआ था कि कहीं से भी मुझे लग रहा हो कि हीट का कोई प्रॉब्लम है। अगर आप डेनिम्स वगैरह पहन करके बाइक चला रहे हो तो हीट प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। अगर आप शॉर्ट पहन करके बाइक चलाओगे तब तो भैया मर जाओगे, एकदम काली काली सी टांगे हो जाएंगी। अगर आपके बाल एक क्या यार कैसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगर आपकी टांग में बाल है भाई तो समझो जल जाएंगे। मिरर वाइब्रेशन, भाई मिरर वाइब्रेशन की बात करूँ ना तो इतना ज़्यादा वाइब्रेट करता था स्टॉक मिरर जो था इस बाइक का, मतलब 30-40 kmph की स्पीड में भी ना मिरर ऐसा गिर्र, पीछे का कुछ दिखता ही नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने इसका टूरिंग मिरर जो था वो लगवाया था और उसके बाद से ना 100+ मैंने हाईएस्ट इसमें 125 kmph की स्पीड जो है वो ली है। एंड उसमें भी मैंने अगर देखा था मिरर पर तो भाई बिल्कुल भी मुझे क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था, बिल्कुल। तो बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है टूरिंग मिरर में। एंड स्टॉक मिरर में तो मैंने बता ही दिया है आपको। किधर चला जा रहा हूँ यार, मैंने आज मैप वगैरह लगाया नहीं है, बस मैं रोड पकड़ते हुए निकलता चला जा रहा हूँ। माइलेज की बात करूँ उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, जब मैंने बाइक ख़रीदी थी ना तो इसकी मैंने मतलब ऐसे ही मैंने मैनुअल बुक जो मिलती है ना इसकी वो मैंने पढ़ा, तो उसमें ना 500 किलोमीटर तक के लिए फर्स्ट सर्विसिंग के लिए स्पीड लिमिट्स थी अकॉर्डिंग टू गियर्स। फर्स्ट गियर में इतनी स्पीड, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी। तो उसके हिसाब से मैंने मतलब कभी भी सिंगल kmph की स्पीड भी मैंने आगे नहीं करी थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार मुझे ना प्यार से बाइक को रखना है, प्यार से बाइक को चलाना है। तो वो चीज़ मैंने फॉलो करी थी। एंड उसके बाद से मुझे
36 प्लस की आज तक मुझे जो माइलेज है वो मिला है। एंड ये मैं इतने हक से इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने ना कभी ऐसे 300 400 500 रुपये का पेट्रोल नहीं फिल कराया है, हमेशा टैंक फुल कराया है। जैसे ही यहाँ पर रिज़र्व में लगती है वैसे ही मैं टैंक फुल करा लेता हूँ जाकर, और ट्रिप जो है वो सेट कर लेता हूँ, तो उससे मुझे एक एवरेज आ जाता है। और हर बार आदत सी बन गई है हर बार चेक करने की। एक सेकेंड गाइस, थोड़ी अजीब सी रोड आ गई है, अच्छी रोड ढूंढ रहा था, कैसी अजीब सी रोड आ गई। हाँ जी, तो उसके बाद से मुझे 36 की मिल रही है। हाईवे पे मुझे 42 प्लस ही मिलती है हमेशा। जब कभी भी मैं 100 प्लस या 95 प्लस क्रूज़ करता रहता हूँ काफ़ी दूर तक, तब जाकर के माइलेज ड्रॉप होती है। 2 to 3 किलोमीटर पर आवर की माइलेज जो है वो ड्रॉप हो जाती है। अगर मैं 80-90 क्रूज़ करता हूँ तो हमेशा 42 मिलती है। एंड सिटी के अंदर अगर मैं 40-50 की स्पीड में चलाता रहता हूँ, उसमें मुझे आराम से मिलती रहती है एवरेज 36 प्लस। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे नहीं पता। एंड मैं ऐसा रफ राइडिंग करता नहीं हूँ, मे बी ये एक रीज़न हो सकता है। अभी ब्रेकर आ गया तो ये पॉइंट वैसे नीचे था, लेकिन अभी ले लेता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस। भाई देखो, ब्रेकर आया, आराम से स्लो की, आगे बढ़े, कभी भी बाइक ब्रेकर में टच नहीं हुई है। भीमा शंकर गया था जहाँ पर तगड़ा ऑफ रोड था, वो बहुत तगड़ा चलाया था मैंने। एक बार मैंने पिलियन के साथ तगड़ा चलाया था और एक बार मैंने ऐसे नॉर्मल चलाया था। दोनों में अरे यार बार बार आ ही के रह गया यार। तो दोनों बार ना, एक बार भी मेरे से बाइक जो है वो नीचे से टच नहीं हुई है। एंड एक आधा बार मेरे दोस्तों ने चलाई है और चलाते ही 1-2 किलोमीटर के अंदर ही उन्होंने ब्रेकर पे जाकर झग से मार दिया है। खून खौल गया था भाई, पीछे बैठा था मैं, फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो मेरे से ना आज तक बाइक जो है वो नीचे से टच नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाइक चलाओगे, आपको पता है कि ब्रेकर पर कैसे निकालना है, बस बाइक कभी टच नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही मैंने स्लो करके ही निकाली है, अचानक से ब्रेकर दिखानी उड़ा दी है तब भी टच नहीं हुई है ब्रो। कहाँ यार इतनी कार के बीच में भाई, नज़ारे देख रहे हो इधर। बाइक में ऐसे अभी तक ना मुझे कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं हुई है 11,500 किलोमीटर के बीच में जितनी भी लॉन्ग राइड्स थी। क्योंकि सिटी में जब राइड करते हो 100-150 किलोमीटर की राइड में भी ना आपको ऐसा वाइब्रेशन फील होता नहीं है, ठीक है। जब लॉन्ग राइड करते हो तब पता चलता है कि माइनर सा भी वाइब्रेशन है या नहीं है, क्योंकि फिर वो आपके हाथ जो है ना ऐसे ऐसे काँपते से रहते हैं अगर हैंडल में ज़्यादा वाइब्रेशन है, ठीक है। एंड ज़्यादा वाइब्रेशन होता है तो एक चीज़ और, मेरा जो आईफोन है उसका कैमरा भी ख़राब हो सकता था। फ़िलहाल मैंने वो वाइब्रेशन कंट्रोलर वाला माउंट जो है वो ख़रीद रखा है, फिर भी वो ख़राब हो जाता अगर वाइब्रेशन होता तो हैंडल में 0 वाइब्रेशन है। फुट पैक्स पे भी वाइब्रेशन इतना कुछ खास नहीं है जब आप राइडिंग बूट्स पहन करके बाइक चलाते हो। हाँ, अगर वाइब्रेशन मुझे पता है कब फील होता है, जब मैं ऐसे ये शूज़ जो पहन रखे ना ऐसा सिटी में पहनने वाले, इन शूज़ में मेरे को वाइब्रेशन कब समझ आता है वो मैं आपको बताता हूँ। भाई मैं चला तो जा रहा हूँ, वापस पहुँच पाऊँगा घर? मैं तो कहाँ से टर्न लेके आया हूँ मुझे पता भी नहीं है। वाइब्रेशन यार तब समझ आता है जैसे आपने ना 3rd गियर पे थोड़ा ज़्यादा हाई रेव कर दिया, मतलब 50-60 के ऊपर चले जा रहे हो, आप गियर चेंज नहीं कर रहे हो, तब फुट पैक्स पे आपको ऐसा फील होने लगता है। बस उसके अलावा बाइक में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। एंड जो एक रॉयल इनफील्ड की सबसे बड़ी ऐसी कमी या शिकायत लोग बोला करते हैं, भाई मैं तो फर्स्ट ओनर हूँ, पहली बार मैंने रॉयल इनफील्ड की बाइक ली है, फिर भी मैंने जितने भी ये वीडियोस वगैरह देखे हैं ना उसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि नट्स ढीले हो जाते हैं, ये ढीला हो जाता है। तो भाई आज तक सिंगल कोई भी नट कंपोनेंट वगैरह ढीला वीला नहीं हुआ है, कुछ भी लूज़ नहीं हुआ है। एंड इसकी बात कर ही ली है तो एक ऐड और भी कर लेता हूँ कि बाइक से ना सिंगल नॉइज़ नहीं आई है। जो भी मैकेनिकल कंपोनेंट्स की नॉइज़ होती है ना वैसा कोई भी नॉइज़ नहीं आया कि कुछ ढीला है, कट पट ऐसी नॉइज़ आ रही है, वो कोई नॉइज़ नहीं आई। और नॉइज़ की बात हो ही रही है तो जब कभी भी आप की ऑन करते हो तो एक ऐसे करके, बचपन में बच्चों को सूसू कराते हैं ना वैसे जो आवाज़ निकालते हैं सीटी वाली, वैसी आवाज़ आती है ना, वो वाली आवाज़ आती ही है।
वो फ्यूल इंजेक्टर की वजह से आती है। एंड उसके लिए क्या है कि की ऑन करने के बाद 5 सेकेंड तक आप बाइक स्टार्ट ना करो, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करो तो वो जो बहुत ही लाउड वॉइस आती है ना उसकी, वो उतनी लाउड नहीं आएगी, ठीक है। और आप जितना उस नॉइज़ से चिढ़ोगे ना, उतनी वो आपको ऐसा चिढ़ाती रहेगी। तो यूज़ टू हो जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट सर्विस के बाद मेरे को ना इस एरिया से एक अजीब सी आवाज़ आती थी। वो टैपेट की थी, किसकी थी, मतलब वो किट की आवाज़ नहीं थी। आवाज़ थी, वो ऐसा लगता था मेरे टैंक से आ रही है भाई। और वो आवाज़ थी जैसा KTM का साउंड होता है ना, एग्जॉस्ट का, डुक 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 कह रहा हूँ, ऐसे कुछ तो है, मैं वो बोल के बता नहीं सकता है। अजीब सा साउंड था वो साउंड आता था। वो सेकंड सर्विस में ठीक नहीं हुआ था, फर्स्ट सर्विस में ठीक नहीं हुआ था। एंड मैंने उनको बोला भी था, उन्होंने बोला हाँ ठीक करके देता हूँ, बाइक घर ले करके आओ। 10-15 किलोमीटर के बाद से वो आवाज़ फिर से आने लगती थी। एंड पता नहीं कैसे थर्ड सर्विस के बाद मैंने फिर उसकी शिकायत भी नहीं की थी, क्योंकि मैंने ना कुछ चीज़ों से रिश्ता जोड़ लिया था। मैंने कहा नहीं भाई, इसका नेचर हो सकता है, छोड़ो, चिढ़ोगे जितना उतना ये चिढ़ाएगी और सर में दर्द होगा अलग। एंड थर्ड सर्विस के बाद भाई वो नॉइज़ जो थी वो गायब सी हो गई। तो मतलब थर्ड सर्विस तक आप भी वेट कर लेना, अगर आपकी बाइक में कोई ऐसी नॉइज़ आ रही है एंड बार बार आप सर्विस स्टेशन जा रहे हो और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो थर्ड सर्विस के बाद में भी आपकी बाइक जो है वो बिल्कुल मक्खन हो जाएगी। विजिबिलिटी की बात करूँ तो 0 मान लो, बिल्कुल भी इसके हेडलाइट में इतनी पावर नहीं है कि आपको रात में ऐसी रोड पर आपको कुछ दिख सके जहाँ पर स्ट्रीट लाइट ना हो। भाई कुछ नहीं दिखता। मैंने सच बताऊं तो जब मैं ऐसे रात में राइड करता था ना, फंस जाता था कि मुझे अब, और जिद आ जाती थी कि अब तो मुझे रुकना नहीं, मुझे इतनी डिस्टेंस कवर करना है, तो मैं इसी पॉइंट पर रहता था। और आगे पॉइंट पर ये जैसे वैन चल रही है ना, ऐसी कोई भी 4 व्हीलर चलती रहती थी और मैं उसके ऐसे साइड में चलता रहता था और उसकी स्पीड जो थी वो मैच करके चलता था, एक डिस्टेंस बना लेता था, तो मुझे दिखता था। बाकी मैं अपनी स्ट्रीट लाइट, अपनी हेडलाइट के भरोसे तो सच में कहीं जा ही नहीं सकता। तो बिल्कुल 0 इसको पॉइंट दूंगा मैं, बहुत ही बकवास है। अब क्यों इतना कम दिया गया है क्या पता, कॉस्ट कटिंग है, क्या कटिंग है, छोड़ो जाने दो। अभी बात आ गई है सस्पेंसन की। सस्पेंसन यार इतने स्टिफ पता नहीं क्यों दिए गए हैं। कोई कहता है कि ऐसा मतलब टर्न्स और कर्व्स में स्टेबिलिटी बनाने के लिए दिया गया है, जो भी दिया गया है भाई, स्टेबिलिटी इतनी दे दी कि आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी सीधे। भाई सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, कभी कभी आपने देखा होगा रोड में खड्डे होते हैं, खड्डे की बात करूंगा ही नहीं, वो खड्डे को जब ऐसा भर दिया जाता है ना, पैच बन जाता है, तो देखना हमेशा अनइवन सी रोड हो जाती है। उसमें भी अगर आपने बाइक को ऐसा निकाला ना, वो तक फील हो जाता है। मतलब अगर आपको रोड टेस्ट करना है ना कि रोड उसने अच्छी बनाई है या नहीं बनाई है कॉन्ट्रैक्टर ने, उसका बिल पास होगा नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ हंटर 350 दे दो, जो भी चेक करने जा रहा है वो आंख बंद करके बता देगा यहाँ पर अनइवन है, यहाँ पर पैचेस हैं, यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है। सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा स्टिफ है इसका रियर सस्पेंसन, क्या ही बताओ। लोग कह रहे हैं कि क्लासिक 350 का लगवा लो, सही है वो, तो देखते हैं यार, कुछ दिनों बाद लगवाएंगे, मतलब नेक्स्ट लॉन्ग राइड से पहले तो लगवा ही लूँगा। इस पे ज़्यादा बात क्या ही करूँ, अभी इस एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया है फ़िलहाल, इसलिए और बात नहीं कर रहा हूँ। इस रोड में आ गए खड्डे खुड्डे और मेरी जो हड्डियाँ हैं ना वो आपस में ऐसे टक 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 बज रही हैं। अब तो टर्न आ गया है भाई, मैंने तो आप पर भरोसा। भाई वो जो मेरे आगे बुलेट वाला था ना, उससे मुझे एक सीख मिली कि कभी भी दूसरों पे भरोसा ना करना। भाई मुझे लगा बुलेट है, निकाल देगा बड़बड़ करके, भाई वो ओवरटेक ही नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों। थोड़ी देर हो गई, थोड़ी देर और हो गई, थोड़ी देर और हो गई, मैंने कहा भाई अब तुम पीछे हटो, मुझे करने दो। ओ यार ट्रक वाला, इतना लंबा चौड़ा ट्रक और इतनी छोटी सी रोड, क्या होता है भाई। ये कहाँ मैं चला आया हूँ बे, 20 किलोमीटर में, 20-21 किलोमीटर में आगे आ गया हूँ आप लोगों से बक करते हुए। चलो भाई इस रोड पे ऐसे मुड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं तो ये रोड ले ही जाएगी।
ये सुबह सुबह का टाइम है। अरे यार इस रोड पे नहीं जाना चाहता हूँ यार, कहाँ जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, सामने से धूप आ रही है, वीडियो बनाते समय सामने से धूप नहीं लेना मुझे। एक तो वैसे ही थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है बोलते समय, सामने से धूप आएगी तब तो बिल्कुल ही छोड़ो। चलो जितना दूर जा पाऊँगा, अभी 3-4 पॉइंट्स और हैं गाइस, रुक जाना, वीडियो पूरी देख के जाना, बहुत मज़ा आएगा। आदमी भी सोच रहा होगा नाच के दिखा रहा है क्या, क्या मज़ा आएगा। कभी कभी अच्छी बातें बोलता है, कभी बुराई करता है बाइक की। हाँ हम लोग थे किस पॉइंट में, साला वही हम भूल गए। और चचा जल्दी निकलो चचा। हाँ तो हम लोग पॉइंट था सीट। तो यार देखो सीट की कंफर्टनेस का आपका, हाँ तो भाई हम लोग बात कर रहे थे सीट के कंफर्टनेस की। भाई सीट के कंफर्टनेस स्टॉक सीट का ही इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि मेरे बम दुखे ही नहीं। मतलब 600 किलोमीटर की सिंगल डे पे राइड अगर आप कर रहे हो, 600-700 किलोमीटर जा रहे हो, आपका बम जो है ना वो नहीं दुखेगा बिल्कुल भी। नो पेन ओनली गेन, ठीक है। अबे टॉप स्पीड का पॉइंट मैंने क्यों डाल रखा है, यही नहीं समझ आया मुझे। वो हम यहाँ आए हैं, अबे हम घूमते फिरते इस जगह आ गए। दिव्यागर बीच की जो राइड हम कर रहे थे इसी रोड पर तो आकर के कर रहे थे। वाह भाई वाह सन्नी यार, तुम भी धोखे धड़ी करते हुए इधर आ गए। चलो कोई बात नहीं। तो टॉप स्पीड इसकी मैंने अभी तक जो थी वो 125 123 ऐसे ही कुछ था यार। उसके आगे मैं जा ही नहीं पाया क्योंकि विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा सामने से आ रहा था कि ऐसा लग रहा था पूरी हवा पकड़ के मुझे कह रही चल पीछे भगाएगा साला। ऐसा सीन हो रहा था। तो भाई टॉप स्पीड इतनी थी मेरे हिसाब से। कुछ लोग बोलते हैं 130 तक जाती है, 130 135 जाती होगी भाई। अगर अपोजिट डायरेक्शन से विंड इतनी ना आ रही हो तो मे भी चली जाती होगी, लेकिन यार 0 to 100 आराम से चली जाती है। उसके बाद ये स्ट्रगल करती है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। सिटी राइड, हाईवे राइड, लॉन्ग राइड, ये क्या लिख रखा ऑफ रोड। ये टॉपिक यार मैंने कवर तो कर लिया है पिलियन के साथ। चलो सोलो वाला भी कर लेता हूँ। तो देखो यार सिटी राइड में अगर आप सिंगल चला रहे हो, बहुत ही मक्खन तरीके से कटकुट मारते हुए आप इसको कैसे भी निकाल के ले जा सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली कभी भी। लॉन्ग राइड पर बिल्कुल सही है, ऑफ रोडिंग में सही है, बस सस्पेंशन चेंज कराने पड़ेंगे। ऑफ रोडिंग अगर आप थोड़ा ऐसा सैडलिंग करते हुए चला रहे हो तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल मक्खन बाइक चलेगी। सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ना वो मैंने कवर कर लिया। वाह भाई क्या सही रोड आ गए वापस से हम लोग हैं। उस दिन इतनी दोपहर में चला रहे थे यहाँ पर बाइक, मज़ा नहीं आ रहा था उस दिन थोड़ा ज़्यादा। आज तो भाई तगड़े से मज़ा आ रहा है। हाँ तो ये सारे पॉइंट्स थे यार दोस्तों। और अभी मैं थोड़े सी फीलिंग्स की बात कर लूँ तो यार देखो यार ये मेरी ना फर्स्ट बाइक है। इसके साथ ही मैंने बाइक चलाना सीखी है, बाइक को समझना सीखा है। इतना टाइम इसलिए मैंने ऐसा ओनरशिप रिव्यू लगाने में दे दिया क्योंकि मैं ना पहले अपने बाइक को समझना चाहता था, ठीक है। उसके बाद ही मैं फीलिंग्स के साथ आपको एक सच्चा सा ओनरशिप रिव्यू दे सकता था। यार ओनरशिप रिव्यू कर रहा हूँ मैं, कोई बाइक का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो पसंद आया जो ना पसंद आया वही चीज़ मैं बताना चाहता था। तो अभी तक मुझे बाइक की अच्छी बात ये लगी कि ये बाइक बजट फ्रेंडली थी, बाइक का माइलेज अच्छा है, मेंटेनेंस इतना ज़्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, दोनों मतलब ठीक ठाक सा है। मेंटेनेंस का इतना डरना नहीं है। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो भी ठीक है, मतलब आप 400 किलोमीटर आराम से जा सकते हो, फिर आपको ऐसा रिफ़िल कराना पड़ेगा। तो ये अच्छी बातें हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक गियर और होता है, इसमें 6 गियर होने चाहिए थे। कभी कभी ऐसा हाईवे पे ऐसा लगता है जब ये 100 के बाद स्ट्रगल कर रही होती है तो ऐसा लगता है कि यार मतलब थोड़ा तो स्पीड इसकी और चला जाता। 120 के आसपास ये नॉर्मल क्रूज़ करती तो कितना अच्छा होता। हाईवे पर एकदम स्ट्रेट हाईवे पे आप चले जा रहे हो ना तो कभी कभी 100 के एमपीएच की स्पीड भी ना आपको कम सी लगने लगती है जब आप प्रॉपर राइडिंग गियर्स पहन करके चलाते हो। एंड यही 2-3 चीज़ें हैं
एंड दूसरा ना एक चीज़ और लगता है, सामने से जो विंड आता है, मतलब इसका जो विंडशील्ड इन्होंने दिया है ना वो इतना तक है, उसको लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। 2-2.5 हज़ार रुपये आप वेस्ट कर दोगे, इतना से है बराबर से आपको उतना ही विंड लगेगा, विंडशील्ड बोल रहा था, विंड ब्लास्ट आपको उतना ही फील होने वाला है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसके में विंडशील्ड लगी हुई है, वो वाली कंपनी फिटेड है, मैंने वो चलाई थी, बिल्कुल भी मुझे मतलब 19-20 का भी फ़र्क नहीं समझ आ रहा था। मैंने कहा यार बकवास है, 2-2.5 हज़ार रुपये बचाओ और लुक भी अच्छा लगता है विदाउट विंडशील्ड। तो विंडशील्ड थोड़ी ऊपर वाली होती, आफ्टर मार्केट यार वो मतलब अजीब सी लगती है, हिमालयन की वो लगा देते हैं ऐसे कुछ तो जुगाड़ करके। तो ये 1-2-4 निगेटिव है पॉइंट्स। एंड ये रॉयल इनफील्ड का यार पता नहीं सिग्नेचर है क्या है गियर को चेंज करते समय वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा साउंड करता है, नॉइज़ करता है, टक टक, और 1 to 2 के बीच में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, कभी कभी वो 0 पे ही रह जाता है। एंड जब कभी आप ऐसा ट्रैफिक पर हो तब 0 पे फंस जाता है ना, तब बहुत ही गुस्सा सा आता है। एंड क्या कर सकते हो, ये इनका नेचर है, जो भी है। बस इतना ही कुछ था भाई। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा हो। एंड यार मैंने पहली बार ये इस टाइप का कंटेंट बनाया है, रिव्यू किया है। मुझे सच बताऊँ, मैं इस बाइक चलाना सीखा हूँ एंड मैं रिव्यू कर रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं हजम हो रहा, क्योंकि भाई मैं नहीं रिव्यू कर सकता हूँ यार, मुझे ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। तभी आपने देखा होगा मैं टेक्निकल टर्म्स पे ज़्यादा गया ही नहीं, मैंने वही सब बातें की जो एक नॉर्मल इंसान फील कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो और मेरी बातचीत, बकवास, सब कुछ पसंद आया हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, बाय।